हेलो क्लास 12 हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपदास 2.1 क्लास 12 हिस्ट्री और हमारे चैप्टर का नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एंड किंग्स। आप टॉपिक को देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा 2.1 16 महाजनपद। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से हमारे भारत के इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में कौन से ऐसे राज्य थे, कौन सी ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका डेवलपमेंट हुआ और 16 महाजनपद क्या होते हैं और ये 16 महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी, वो सब देख रहे हैं। तो पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए बच्चों। महाजनपद क्या है बच्चों, सबसे पहले हम बताएंगे। जो अगर आप भारत को देखें, इंडिया को देखें, तो इंडिया जो है एक जोग्राफिकल लैंड की तरह देखें तो प्राचीन भारत की, अगर बहुत पुराने ज़माने की बात करें हम बात करें आज से लगभग 3000 साल पहले की, तो उस समय भारत देश के अंदर जो है जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे जिन पे अलग अलग राजाओं का शासन था, तो उन बड़े बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाता था और उनकी कुल संख्या लगभग 16 थी। और उन 16 महाजनपदों का नाम, अलग अलग नाम थे जिनके बारे में हम आज जानकारी पढ़ेंगे, साथ ही और भी। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक बच्चों। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा, बोर्ड में सेम टू सेम ऐसा ही स्टेटमेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन में 8 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है। इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री द 6th century BCE इज ऑफन कंसिडर्ड एज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, परिवर्तनकारी काल के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में माना जाता है। क्यों? अब इसका उत्तर क्या है बच्चों? जैसे कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा होगा, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का आप अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर टाउन प्लानिंग आपने पढ़ लिया, बट काफ़ी जानकारियाँ हमको वहाँ नहीं मिलती। जैसे कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ने सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे, लोहे का ज्ञान उनको नहीं था इंडस वैली वाले लोगों को। उनकी आर्मी के बारे में, सेना के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, उनके प्रशासन के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, उनके धर्म के बारे में हम विशेष रूप से नहीं जानते। कोई किताब नहीं मिली वहाँ से, कोई विशेष कोई ग्रंथ नहीं मिला, लिपि मिली है जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी हमको है, लेकिन काफ़ी सारी जानकारी नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का था, ये आप जानते हैं। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन यानी डेक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया, उसका पतन हो गया। तो 1900 ईसा पूर्व से जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हुआ और वहाँ से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इस दौरान भारत के अंदर क्या हुआ विशेष रूप से इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी, क्रोनोलॉजिकल जो नॉलेज है, जानकारी हमारे पास जो हिस्टोरियंस नहीं जुटा पाते, ने प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 600 ईसा पूर्व की, जब हम 600 ईसा पूर्व से स्टडी हिस्टोरियंस ने किया भारत के इतिहास को, तो उन्होंने देखा कि भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी की तरफ को आते आते देखने को मिल जाते हैं। वो पढ़ते हैं अभी, ठीक है। 600 ईसा पूर्व का काल वो काल है, द पीरियड ऑफ 600 BCE इज द पीरियड इन विच द वेरियस चेंजेस केम इनटू द इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्या हुआ था 600 ईसा पूर्व में बच्चों? 600 ईसा पूर्व में आरंभिक राज्यों का उदय हुआ जिनको हम जनपद कह सकते हैं। शहरों का उदय हुआ, इमरजेंस ऑफ सिटीज, शहर, नए नए शहर बनने लग गए। लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोहे का प्रयोग होने लग गया सेना में, बर्तनों में, अन्य चीज़ों में। सिक्कों का बड़े पैमाने पर विकास हुआ 600 ईसा पूर्व में, कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसे कहते हैं हम फिलोसफिकल आइडियोलॉजी, दार्शनिक विचारधारा यानी कि धार्मिक परंपराएं विकसित हो गई, कम से कम 2 नहीं। पहले तो इसमें मैं कहूँगा हिंदुइज्म भी इसके अंदर है, जिसको हम ब्राह्मण धर्म कहते हैं। तो बौद्ध विचारधारा का विकास हुआ 600 ईसा पूर्व में, जैन विचारधारा का विकास हुआ, ठीक है। ये है। और इन्हीं बौद्ध धर्म के ग्रंथों, जैन धर्म के ग्रंथों, बौद्ध धर्म को किसने चलाया था? गौतम बुद्ध। और जैन धर्म को महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर यानी गुरु थे, ठीक है। तो इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को जब आज हम पढ़ते हैं इतिहासकार, तो उनको वहाँ पर से महाजनपदों के, उस समय के प्राचीन भारत के 600 ईसा पूर्व के बड़े बड़े राज्यों के नाम मिलते हैं और उन राज्यों की कुल संख्या 16 बताई गई है, उनके नाम भी मिलते हैं इन जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है। भले इन जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों की इन नामों में एक रूपता नहीं है, एक समान नाम नहीं है, कुछ अंतर भी हैं, लेकिन फिर भी। अब कुल मिलाकर के इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व में बहुत सारे वो परिवर्तन आ रहे थे जो परिवर्तन हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिल रहे हैं। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बड़ा राज्य के बारे में, जो उनका राज्य कैसा था, कौन चलाता था, जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आरंभिक राज्य आ गए 600 ईसा पूर्व में,
जिनको हम जनपद कह रहे थे। शहरीकरण बड़े पैमाने पर दोबारा होने लग गया, शहर कारासी, वाराणसी, उज्जैन ये आने लग गए। लोहे का प्रयोग बढ़ गया, सिक्कों का विकास हो गया। ठीक है, धर्म के बारे में इंडस वैली के हम जानते नहीं, लेकिन 600 ईसा पूर्व में भारत में कम से कम 2 विचारधाराएं धार्मिक नई आ गई, बौद्ध और जैन विचारधारा। ठीक है, 16 महाजनपदों में प्रमुख महाजनपद कौन कौन से एनसीईआरटी में लिखा है? वज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे महाजनपद हमको बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में मिल जाते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें मगध महाजनपद था। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो महाजनपदों के नाम है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद शायद उस समय के 600 ईसा पूर्व के थे। तो आपके सामने प्रश्न आ गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल इसलिए माना जाता है भारतीय इतिहास में क्योंकि इस 600 ईसा पूर्व के काल में भारत में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसे इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लग गया था, जिसके कारण सेनाओं में हथियार बनाने के लिए, तलवार, भाले आदि बनाने के लिए लोहे का प्रयोग होने लग गया और उपकरण, बर्तन बनाने के लिए भी लोहे का प्रयोग बढ़ने लग गया था। सिक्कों का विकास होने लग गया था, सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लग गया था 600 ईसा पूर्व में। इस दौरान से हमको पंचमार्ग कॉइन्स ऐसे सिक्के मिलते जो राजा चला रहे थे वस्तु विनिमय को छोड़ करके, जिससे व्यापार का विकास हुआ। और इसके अलावा छोटे छोटे राज्य सामने आ गए जिनको जनपद कहा जा रहा था और जिनके अंदर कोई राजा शासन करता था। नगरों का फिर से उदय होने लग गया था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे वैसे ही फिर से शहर बनने लग गए थे, जिनमें प्रमुख शहरों के नाम उज्जैन, काशी, वाराणसी जिसको बोलते हैं, मथुरा, ठीक है, इसके अलावा विदिशा, इस तरह के बहुत सारे शहर आने लगे। तक्षशिला थे। नई बौद्ध विचारधाराओं का, जैन विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी इसी समय 600 ईसा पूर्व में होता है और 16 महाजनपदों का विकास भी 600 ईसा पूर्व में होता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो महाजनपदों की हम बार बार बात कर रहे हैं, इन महाजनपदों का शासन प्रशासन कैसा चलता था, किस प्रकार से चलता था, और वो सब हम देखने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी समस्या इस वीडियो में लगती है, कोई आपको कमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं, ताकि वीडियो क्वालिटी सुधारी जा सके, आगे आपके लिए अच्छा वीडियो बनाया जा सके। अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल था तो ज़रूर कमेंट करें। आपका मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।